हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। इट्स केमिस्ट्री टाइम। और आज है हमारी एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट स्पेशल फंक्शंस का बेसल फंक्शन से रिलेटेड ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज एज वेल एज इसके जनरेटिंग फंक्शन को भी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट टुडेस लेक्चर। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ बेसल फंक्शंस। जैसा कि मैंने बताया था that all those special functions which we are using in our first semester or in that chapter, special functions are basically utilized because they possess very specific properties। और अभी तक जो भी functions हमने पढ़े हैं, मेनली लेजेंडरी फंक्शन बच्चों हमने पढ़ा है, वहां पर हमने ये पाया था कि लेजेंडरी फंक्शन एक तरीके की ऑर्थोगोनैलिटी को फॉलो करता है और इसके अलावा उसके स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग जो डेफिनिट इंटीग्रल्स हैं वो भी बिल्कुल एक फाइनाइट वैल्यू की ओर टेंड करते हैं। और इसकी वजह से लेजेंडरी पॉलिनोमियल बिकम्स अ वेरी वेरी गुड, आई विल से, क्वांटम मैकेनिकल फंक्शन और अ वेव फंक्शन की तरह ये बहुत अच्छे से काम कर सकता है। सो लेट अस टॉक अबाउट द ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ बेसल फंक्शंस। और उसी तरीके की प्रॉपर्टी जो कि लेजेंडरी पॉलिनोमियल में हमने डिस्कस करी थी, वी विल आल्सो टॉक अबाउट दैट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। आइदर इट कैन बी ट्रांसफर्ड और आइदर इट कैन बी एलोकेटेड टू बेसल फंक्शंस आल्सो। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे बेसल इक्वेशन बच्चों लास्ट टाइम हमने रीड करी थी दैट द बेसल इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ पर अल्फा मेरा एक फ्री पैरामीटर है। वैसे जो ओरिजिनल बेसल इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की फॉर्म में होती है, बट आई हैव रिप्लेस्ड एक्स की जगह मैंने अल्फा एक्स को रिप्लेस किया है। सो ऑब्वियसली दिस इक्वेशन विल बी वैलिड। इन द सेम वे I define a new variable z. So the new Bessel equation for the variable z in terms of that free parameter beta can be written as x square d square z over dx square plus x dz by dx plus beta square x square minus n square z is equal to 0। तो ये y और z ये दोनों ही के दोनों ही जो वेरिएबल्स हैं बच्चों, ये दोनों ही बेसल इक्वेशन को फॉलो करते हैं। अब इन दोनों की फॉर्म में बेसल फंक्शंस की फॉर्म में लिख रहा हूं। सो y कैन बी एक्सप्रेस्ड एज jn अल्फा x एंड z कैन बी एक्सप्रेस्ड एज jn बीटा x, वेयर jn इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द nth ऑर्डर बेसल फंक्शन एंड अल्फा इज द अल्फा एंड बीटा आर द फ्री पैरामीटर्स। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को इस तरीके से अरेंज करना है कि ये इन दो बेसल फंक्शंस का, यानी कि बच्चों jn अल्फा x और jn बीटा x का एक कॉम्बिनेशन बना दें। और उस कॉम्बिनेशन को एक डेफिनेट लिमिट में हम इंटीग्रेट करेंगे और देखेंगे कि ये इंटीग्रेशन किस फॉर्म में आता है। ये इंटीग्रेशन 0 आ रहा है या कोई फाइनाइट वैल्यू आ रही है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। So we will multiply the equation 1 by z upon x। फर्स्ट इक्वेशन को आपको z upon x से मल्टीप्लाई करना है बच्चों, और दूसरी इक्वेशन को जो है माइनस y upon x से मल्टीप्लाई करना है। इट इज वेरी इजी, दोनों साइड में आप इन टर्म्स और इन टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड आफ्टर दैट यू हैव टू ऐड बोथ द इक्वेशंस। सो व्हाट यू विल सी, नाउ now the combination after multiplying these two parameters and adding both the equations, अब आपको क्या मिलेगा देखिए, x z d square y over dx square minus y d square z over dx square plus z dy by dx minus y dz by dx plus alpha square minus beta square x y z is equal to 0। हमारा मेन इंटरेस्ट है बच्चों इस कॉम्बिनेशन के बारे में पता लगाने का कि ये कॉम्बिनेशन किस तरीके से बिहेव कर रहा है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट टर्म एंड द सेकंड टर्म। बच्चों मान लीजिए बच्चों कि आपका ये जो x है ये एक फर्स्ट फंक्शन की तरह इसे ट्रीट कीजिए। ओके, और ये जो टर्म है बच्चों इसको आप सेकंड फंक्शन की तरह ट्रीट कीजिए। तो आप यहां पर एक चीज गौर कर रहे होंगे कि अगर हम इसको फर्स्ट फंक्शन माने तो सेकंड फंक्शन का डी बाई डी एक्स हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस चीज का डी बाई डी एक्स ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए z को आप बाहर लीजिए, इसका एक बार डिफरेंशिएशन कीजिए, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर बन जाएगा माइनस इसमें y बच्चों डी जेड बाई डी एक्स का एक बार डी बाई डी एक्स और कीजिए तो ये वाला टर्म बन जाएगा। ओके, सो द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि अगर हम इसे फर्स्ट फंक्शन मानते हैं सो दिस इज फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ दी सेकेंड फंक्शन। फिर देखिए आप सेकेंड फंक्शन को मैंने वैसे ही ले लिया है क्योंकि फर्स्ट फंक्शन मैंने x को माना था बच्चों, तो जब हम x का डी बाई डी एक्स करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। सो द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि ये टर्म और ये टर्म मिलकर बच्चों दो फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन के कंबाइंड डिफरेंशियल की फॉर्म में लिखी जा सकती है। देखिए कैसे, अब डी बाई डी एक्स आप कीजिए इस पूरे टर्म का, तो पहले क्या आता है बच्चों, पहले x बाहर आएगा इस टर्म का डिफरेंशियल, फिर ये टर्म बाहर आया x का डिफरेंशियल। x का डिफरेंशियल क्योंकि 1 होता है तो ऑब्वियसली ये दोनों टर्म मिलके कंबाइंड डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। नेक्स्ट टर्म के साथ मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की है,
अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। सो नाउ मूविंग ऑन फर्दर, अब हम इस इक्वेशन नंबर 4 बच्चों जो हमने निकाली थी ऊपर वाली, इसे हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 1 लिमिट के अंदर इंटीग्रेट कर देंगे। अब ये इंटीग्रेशन कैसे काम करता है वो देखिए बच्चों, क्योंकि यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे और अगर हम इस डिफरेंशिएशन के ऊपर एक इंटीग्रेशन का टास्क परफॉर्म करेंगे पीछे इसके dx लगाकर बच्चों, तो इस डिफरेंशिएशन को ये इंटीग्रल जो है ये सप्रेस कर देता है और सप्रेस करने से केवल यही टर्म आपके पास बचेगा और इसी टर्म में केवल लिमिट रखी जाएगी फ्रॉम 0 टू 1। तो x z dy बाई डी एक्स माइनस वाई डी जेड बाई डी एक्स, इसमें हमने लिमिट रखी 0 से लेके 1 तक, प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1 एक्स वाई जेड डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमें इक्वेशन नंबर 5 बच्चों मिल जाती है। अब इसके बेसिस पे हम थोड़े से छोटे मोटे कैलकुलेशंस और करेंगे और ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी को डिराइव करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि बच्चों y की वैल्यू jn अल्फा x के बराबर थी, तो इसका मतलब इसका जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल रहा होगा dy बाई डी एक्स, दैट कैन बी रिटन एज अल्फा jn प्राइम ऑफ अल्फा x। क्योंकि आप देख रहे होंगे बच्चों ये फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो पहले jn अल्फा x का डिफरेंशिएशन हुआ होगा तो उससे jn प्राइम बन गया, फिर अंदर के अल्फा x का हुआ होगा तो ये क्या बन गया, अल्फा बच्चों, इसमें से पैरामीटर जो है वो बाहर आ गया। इन द सेम वे z इक्वल टू jn बीटा x, इसमें भी सेम मेथड को हम यूज करेंगे तो बीटा बाहर आ जाएगा, jn प्राइम ऑफ बीटा x। अब हमें क्या करना है, इन वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 5 में रख देना है। जैसे आप इक्वेशन नंबर 5 में रखेंगे तो इक्वेशन नंबर 5 में लेफ्ट हैंड साइड में 2 टर्म्स थे बच्चों, तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की फॉर्म में था, आप उसके ऑर्डर को इंटरचेंज कीजिए और उसको क्या कीजिए, दूसरी ओर ले जाइए, तो क्या बन जाएगा, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इंटीग्रल 0 टू 1 एक्स वाई जेड डी एक्स इज इक्वल टू दिस टर्म बच्चों। अब आप देखिए इसमें आपको 0 से लेके 1 तक वेरिएबल किसको ले जाना है, x को। जब आप x की वैल्यू को 0 रखोगे बच्चों तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, लेकिन जब x की वैल्यू 1 रखोगे तब ये सरवाइव करेगा। तो मैंने x की वैल्यू को 1 रखा है तो मेरी इक्वेशन में केवल ये पार्ट बच जाता है। ओके, तो अब इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इंटीग्रल 0 टू 1 x, इस y की जगह बच्चों मैंने रख लिया jn अल्फा x। इन द सेम वे बच्चों मैंने z की जगह रख लिया jn बीटा x dx। अब इस इंटीग्रल को हमें सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए यहां पर बच्चों मैंने क्या किया है, देखिए इस वाले टर्म में मैंने z की जगह जो वैल्यू थी वो मैंने रख ली है jn बीटा x, ये देखिए ये यहां पर रखा हुआ है बच्चों। dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू थी वो मैंने यहां से उठाई है, उसको मैंने यहां पर रख लिया है। इन द सेम वे यहां पर मैंने y की वैल्यू को उठाई है बच्चों jn अल्फा x की फॉर्म में, और dz बाई डी एक्स की वैल्यू को मैंने जो यहां से निकाला था बच्चों इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट कर लिया है। अब इस अरेंजमेंट को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अल्फा jn प्राइम अल्फा, क्योंकि हमने x की वैल्यू बच्चों 1 रख दी थी इस पूरी कंडीशन में, तो इन जगहों पर भी x की जगह हम क्या कर लेंगे 1 रख लेंगे, तो हमें मिलेगा अल्फा jn प्राइम अल्फा jn बीटा माइनस बीटा jn प्राइम बीटा jn अल्फा। ये राइट साइड में हमको टर्म मिल जाता है, क्योंकि बच्चों इस इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा बच्चों उसके दोनों ही रूट्स होते हैं, तो jn अल्फा x की वैल्यू भी 0 होगी और jn बीटा x की वैल्यू भी 0 होगी। ओके, ये अल्फा और बीटा रूट्स के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था जब हम इसके सीरीज सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ पर क्योंकि हमारे पास 2 रूट्स हैं बच्चों, तो x की जगह आप अल्फा रखते हो तब भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, और x की जगह अगर आप बीटा रखते हो तो तब भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। अल्फा बीटा दोनों ही इसके रूट्स हैं, सो वी कैन आइडेंटिफाई देम एज jn अल्फा इक्वल टू jn बीटा इज इक्वल टू 0। तो क्या मिलता है बच्चों, ये राइट हैंड साइड का पूरा टर्म क्या हो जाता है 0 हो जाता है। सो इंटरेस्टिंगली आप यहां पर ये पाएंगे बच्चों कि जैसे ही आप इस राइट हैंड साइड वाले टर्म को 0 कर देते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको ये मिलता है बच्चों बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1 दिस टर्म इज इक्वल टू 0। सो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1 एक्स jn अल्फा x डॉट jn बीटा x dx इज इक्वल टू 0। ओके, तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, क्योंकि ये टर्म बच्चों नॉन जीरो है, इसका मतलब ये जो अंदर इंटीग्रल लिखा हुआ है बच्चों ये टर्म किसके बराबर आ गया 0 के बराबर। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टर्म। इस इंटरेस्टिंग टर्म में आप देखिए बच्चों jn अल्फा x का एक टर्म आ रहा है और jn बीटा x का एक टर्म आ रहा है। देखिए एक फाइनाइट लिमिट में x के कॉम्बिनेशन के साथ
जब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको बच्चों राइट हैंड साइड में 0 मिल रहा है। इट मीन्स दैट these two functions can be regarded as acting like a basis of some Hilbert space। ये दोनों ही functions जो हैं इस दिए हुए डेफिनिट इंटीग्रल के अंदर इनका x के साथ कॉम्बिनेशन की फॉर्म में जो हमने इंटीग्रेशन किया है बच्चों, दिस टर्न्स आउट टू बी 0। और ऐसे जो क्रॉस कॉम्बिनेशन होते हैं बच्चों, ये सर्वाइव तब कर सकता है जब n की वैल्यू जो है वो, जब यहां पर देखिए आप देखोगे jn अल्फा x, यहां पर jn क्या है बच्चों, बीटा एक्स के इक्वल है। तो बीटा एक्स दोनों के दोनों ये अलग अलग टर्म्स हो गए। तो आप ये पाएंगे कि ये कॉम्बिनेशन जो है वो राइट हैंड साइड में 0 हो रहा है। इट मींस दो सेम ऑर्डर के बेसल फंक्शन जिसमें फ्री पैरामीटर अलग अलग हो, एक में अल्फा एक में बीटा, वो एक दूसरे के ऑर्थोगोनली काम करते हैं। सपोज करो कि मेरे पास एक और बेसल फंक्शन होता जे एन गामा एक्स की फॉर्म में, तो वो भी क्या होता, इन दोनों के ऑर्थोगोनल आता। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जे एन अल्फा एक्स, जे एन बीटा एक्स, जे एन गामा एक्स, जे एन समथिंग सम अदर पैरामीटर मल्टीप्लाइड बाय एक्स, दे आर बेसिकली एक्टिंग लाइक अ बेसिस ऑफ सम सॉर्ट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे कि एक्स वाई जेड मिलकर बच्चों 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का क्या बनाते हैं, बेसिस बनाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से ये फंक्शंस भी अच्छे बेसिस तैयार कर सकते हैं। तो ये इनका ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशन रहा। फिजिक्स में कहीं पर भी ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशन की बात की जाए, ऑल्दो हम यहाँ पर मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं बच्चों, लेकिन हमें इस फॉर्मूला के अंदर से जो साइंस निकल के बाहर आ रही है वो हमको हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे मैं कहूंगा। तो यहाँ पर हमें ये साइंस समझ में आती है कि अलग अलग फ्री पैरामीटर्स के साथ अगर हम क्या करें, सेम ऑर्डर के बेसल फंक्शन को देखें, तो वो सारे बेसल फंक्शन एक दूसरे से हमेशा ऑर्थोगोनल होते हैं और एक अच्छा बेसिस बनाने के काम आ सकते हैं। और हिल्बर्ट स्पेस में भी काफी बढ़िया इनका यूटिलाइजेशन है। अब हम बात करते हैं बच्चों की अपना बेसल पॉलिनोमियल या फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग जो जनरेटिंग फंक्शन है वो क्या है, उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, तो बेसल पॉलिनोमियल के कॉरस्पॉन्डिंग जब हम जनरेटिंग फंक्शन की बात करते हैं बच्चों, तो हमें एक्सपेंशन तो करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर बेसल फंक्शन का जो संबंध है बच्चों, वो एक तरीके के एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ होता है या e की पावर t टाइप के साथ होता है। तो देखिए कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन समझते हैं बच्चों, e की पावर x बाई 2 z माइनस 1 बाई जेड या एक्सपोनेंशियल x बाई 2 z माइनस 1 बाई जेड। इस फंक्शन को बेसल फंक्शन का जनरेटिंग फंक्शन कहा गया है। अब कैसे कहा गया है उसे देखते हैं बच्चों। तो क्योंकि आप जानते हैं e रेज टू दी पावर t का जो एक्सपेंशन है बच्चों, एक्सपोनेंशियल t का एक्सपेंशन है 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस टी क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। इस तरीके से बच्चों इसका एक्सपेंशन आता है। तो ये जो टर्म है ये 2 पावर से मिलके बना हुआ है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, एक्स जेड अपॉन 2 माइनस ई रेज टू दी पावर एक्स अपॉन 2 जेड इंटू, इसकी फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो। तो कंबाइन की फॉर्म में 2 पावर्स बच्चों बनती हैं। इसका भी अपना एक्सपेंशन होगा ई रेज टू दी पावर टी के फॉर्म में, इसका भी बच्चों अपना एक्सपेंशन होगा ई रेज टू दी पावर टी की फॉर्म में। दिस इज 2z एक्चुअली। ओके, सो सबसे पहले मैं e की पावर एक्स जेड अपॉन 2 को एक्सपेंड करता हूं यूजिंग दिस रूल। तो ये अपना बच्चों ये फॉर्मेशन आता है इक्वेशन नंबर 7। 1 प्लस टी की जगह पहले एक्स जेड बाई 2 रखा, देखो बच्चों, फिर देखो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल की जगह 2 फैक्टोरियल रखा हुआ है, टी स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई 4 रखा हुआ है, टी क्यूब की जगह बच्चों एक्स क्यूब जेड क्यूब अपॉन इसी तरीके से 8 रखा हुआ है। 1/3 फैक्टोरियल वाला टर्म बिल्कुल वैसा ही है। तो इक्वेशन नंबर 7 बच्चों आपको यहाँ पर मिलती है। उसके बाद देखो अगली चीज बच्चों आई ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन 2z। अब इसको भी सेम पैटर्न से बच्चों मैंने क्या कर दिया, खोल दिया, क्योंकि यहाँ पर इसके पास एक नेगेटिव टर्म था बच्चों। तो ये नेगेटिव टर्म जो है वो क्या होता है, जितनी भी ऑड पावर्स होती हैं उनके आगे एक नेगेटिव साइन लगा देता है। ओके, जैसे जब आप माइनस एक्स का क्यूब खोलेंगे तो एक नेगेटिव साइन सामने आ जाएगा। इसकी वजह से जो अल्टरनेट टर्म्स हैं, यहाँ देखिए माइनस फिर प्लस फिर माइनस, लेकिन ऊपर वाले में आप देख रहे होंगे सभी में प्लस आ रहा है। तो 7 और 8 इक्वेशन में आपको ये कॉम्बिनेशन जो है वो खुल जाता है कंप्लीटली। अब जब आपको ये पूरा बनाना है बच्चों, तो इस सीरीज को इस सीरीज से मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ती है। तो यही चीज मैंने यहाँ पर की है बच्चों, इस सीरीज में मल्टीप्लीकेशन करने का काम। सो ई रेज टू दी पावर माइनस ई रेज टू दी पावर एक्स बाई 2 जेड माइनस 1 अपॉन जेड को किसकी फॉर्म में लिख सकते हो बच्चों, 1 प्लस एक्स जेड अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये पूरा का पूरा टर्म मल्टीप्लाइड बाय ये पूरा का पूरा टर्म बच्चों, जो कि मैंने दूसरे इक्वेशन नंबर 8 की फॉर्म में एक्सप्रेस किया है। अब ये पूरा का पूरा बन गया इक्वेशन नंबर 9। अब अपना टास्क क्या है, अपना टास्क है बच्चों इसमें से एक्स रेज टू दी पावर n का जो कोफिशिएंट है उसको एक्सट्रैक्ट करना, उसको निकालना।
ओके, तो उसी को ही मैंने नेक्स्ट स्लाइड में जो है वो निकाला है। देखिए अब इसमें कोफिशिएंट देखिए बच्चों z की पावर n का। ओके, तो z की पावर n का कोफिशिएंट अगर आप इसमें कलेक्ट करेंगे सो दैट कम्स आउट टू बी 1 अपॉन n फैक्टोरियल x बाई 2 की पावर n, 1 अपॉन n प्लस 1 x बाई 2 की पावर n प्लस 2, 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल n प्लस 2 फैक्टोरियल x बाई 2 की पावर n प्लस 4। तो ये पूरा का पूरा एक्सपेंशन तो भाई jnx का ही होता है, जिसकी फॉर्म मैंने आपको पहले बताई थी सीरीज सॉल्यूशन में। तो बच्चों इससे पता चलता है कि जो फंक्शन मैंने पहले चूज किया था उसमें z की पावर n का जो एक्सपेंशन है बच्चों, या z की पावर n का जो कोफिशिएंट है, दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग दिस थिंग, वो jnx को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली बच्चों z की पावर माइनस n का कोफिशिएंट अगर आप देखें तो j ऑफ माइनस एन एक्स आता है, यानी कि n की जगह आप माइनस n सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इसको अगर आप एक्सपेंड करें तो कैसे लिखा जाएगा, j0 जीरोथ ऑर्डर का बेसल पॉलिनोमियल प्लस zj1, ये देखिए j2 z क्यूब j3, इस तरीके से चलता रहता है। ये तो आ गए बच्चों पॉजिटिव वाले, उसके बाद z की नेगेटिव पावर्स वाले टर्म्स ये आ जाते हैं। तो इस तरीके से e रेस टू दी पावर x बाई 2 z माइनस 1 बाई z को हम कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी z रेस टू दी पावर n jn x। तो देखिए यही बात मैं जनरेटिंग फंक्शन में शुरू से बच्चों आपको कह रहा हूं कि z की पावर n का जो कोफिशिएंट है वो खुद क्या होना चाहिए, पर्टिकुलर फंक्शन होना चाहिए जिसके बारे में बात कर रहे हो। तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो फंक्शन आपने चूज किया है, जो एक्सपेंशन के लिए जो फंक्शन चूज किया है बच्चों, उसको जनरेटिंग फंक्शन कहते हैं। ओके, तो इस सीरीज को जब आप एक्सपेंड करेंगे तो इसमें z की पावर n का जो कोफिशिएंट है वही आपका बेसल फंक्शन है। तो इस टर्म को आप बेसल फंक्शन के जनरेटिंग फंक्शन की फॉर्म में रिगार्ड कर सकते हैं, बेसल फंक्शन के जनरेटिंग फंक्शन की फॉर्म में समझ सकते हैं। सो इन दिस लेक्चर वी हैव अंडरस्टूड अबाउट द ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी ऑफ Bessel functions. Apart from this, we have also learned about the concept of generating function. ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी में जो हमारी एक्सपेक्टेशन है बच्चों स्पेशल फंक्शंस के साथ कि ये हमको कुछ स्पेशल करके देंगे, वही हमें देखने को मिलता है दैट स्पेशल फंक्शंस आर बेसिकली फॉलोइंग अ टिपिकल ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी, और ये बहुत अच्छे बेसिस में आगे हमारे काम आ सकते हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, हर्माइट पॉलिनोमियल, लॉगरी पॉलिनोमियल्स के अंदर भी होती हैं। इसीलिए इन चारों फंक्शंस को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है मास्टर्स के सिलेबस में। न्यूक्लियर फिजिक्स में बहुत ज्यादा इसका यूटिलाइजेशन है, कंडेंस मैटर फिजिक्स में यूटिलाइजेशन है, इसके अलावा क्वांटम मैकेनिक्स में तो है ही है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दीज टू प्रॉपर्टीज। सो वी विल मीट in the next lecture with some new polynomials, new functions. So till then, like, share and subscribe. It's chemistry time.